हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन जजमेंट एट अ टाइम। तो आज की इस वीडियो में हम एक रीसेंट केस डिस्कस करने जा रहे हैं जो है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस के ए नजीब। ये केस यूएपीए मतलब कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 से रिलेटेड है और ये 1 फरवरी 2021 को ही डिलीवर किया गया है। तो अब इस केस में सेक्शन 43D क्लॉज 5 ऑफ यूएपीए एक्ट को डिस्कस किया गया है और ये बताया गया है कि कब एक कोर्ट अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पावर के तहत इस पर्टिकुलर सेक्शन को ओवरराइड कर सकता है। तो अब जो हमारा यूएपीए है जो कि है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967, ये सीआरपीसी और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अप्लाई नहीं करते हैं। यूएपीए एक ऑल्टरनेट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्रिएट करता है। अब इसका जो सेक्शन 43D(5) है जो कि इस पर्टिकुलर केस से रिलेटेड है, वो ये है कि अगर किसी पर्सन को अक्यूज़ किया गया है यूएपीए के तहत तो उसको बेल पे हम रिलीज़ नहीं करेंगे अगर जो रिपोर्ट मिलती है 173 ऑफ सीआरपीसी के तहत उस रिपोर्ट के बेसिस पे प्रीमा फेसाई एक रीजनेबल ग्राउंड बनाए जा सकते हैं कि जो ये एक्यूजेशन किया गया है ये सही है, तो फिर उसको बेल नहीं दी जाएगी। अब जो 173 ऑफ सीआरपीसी के तहत जो रिपोर्ट होती है वो एक पुलिस ऑफिसर बनाता है इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे। तो अब जब वो रिपोर्ट सबमिट होती है मजिस्ट्रेट के पास तो अब मजिस्ट्रेट उस पर देखेगा और अगर उसको लगता है कि उस रिपोर्ट के तहत जो रीजनेबल ग्राउंड्स होने चाहिए उसके हिसाब से अगर उसे लगता है कि हाँ अक्यूज्ड ने ही प्रीमा फेसी ये काम किया है तो फिर वो उसको बेल नहीं देगा। तो ज़्यादातर यूएपीए के केसेस में क्या होता है कि जब भी अक्यूज्ड आ जाता है तो इस पर्टिकुलर सेक्शन का सहारा लेते हुए ये मान लिया जाता है कि उसने ही एक कांड किया है और इस वजह से उसको बेल नहीं दी जाती है। अब इससे होता यह है कि कई बार अगर जो अक्यूज्ड होता है वो सही भी होता है लेकिन क्योंकि उसको बेल नहीं दी जाती है तो वो ऑलरेडी जेल में रहता है। अब केस तो हमारे इंडियन जुडिशरी सिस्टम में खिसकते ही रहते हैं, तो अब केस की डेट्स बढ़ती रहती हैं और वो इंसान बिना बेल के जेल में ही रहता है। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि जिस इंसान की मान लीजिए सजा है कुछ 5 या 7 साल की, तो वो ऑलरेडी 4 या 5 साल से जेल में ही है और केस की सुनवाई अभी तक पूरी खत्म भी नहीं हुई है। तो ऐसा बहुत बार देखा गया है, पर हमेशा इस पर्टिकुलर सेक्शन का सहारा लेके जो हमारी पुलिस एजेंसी होती है वो यही बोलती है कि भाई बेल नहीं दी जा सकती। यहाँ तक कि कई बार ये भी देखा गया है कि कई बार जो लोग होते हैं वो ऑलरेडी जो कि इनोसेंट होते हैं वो भी गिल्टी प्लीड कर लेते हैं। इसको हम कहते हैं इनफॉर्मल प्ली बार्गेनिंग। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो अंडर ट्रायल हैं वो ऑलरेडी जेल्स में हैं, कई सालों से हैं और केस की तारीख बढ़ती जा रही है। अब मान लीजिए कि उसको 5 साल की सज़ा होनी चाहिए थी, वो ऑलरेडी 4.5 साल की सज़ा काट चुका है। अब उसके बाद कोर्ट में केस चल रहा है तो वहाँ पर अक्यूज्ड बोलता है कि हाँ भाई मैं ही जिम्मेदार हूँ, मैंने ही ये काम किया है। तो कोर्ट कहेगा अच्छा ठीक है, इसकी तो 5 साल की सज़ा होनी चाहिए, आपने 4.5 साल की सज़ा ऑलरेडी काट ली है तो अब आपको हम रिहा कर देते हैं। इसी की जगह अगर अक्यूज्ड कहेगा कि नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मैं गिल्टी नहीं हूँ, मैं तो इनोसेंट हूँ, तो वो केस और आगे जाएगा क्योंकि दूसरी पार्टी कहेगी नहीं यही अक्यूज्ड है, यहाँ से एविडेंस वहाँ से एविडेंस और केस खिंचता चला जाएगा और तब तक वो जो इंसान है वो तब तक जेल में ही रहेगा। तो इसी वजह से यूएपीए में हम देखते हैं कि कई बार जो इनोसेंट इंसान भी होता है वो भी कुछ टाइम की सज़ा काटने के बाद कह देता है कि हाँ भाई हम गिल्टी हैं, क्योंकि इसी तरीके से ही वो रिहा किया जा सकता है क्योंकि नॉर्मली उसको बेल तो अलाउड होती नहीं है। तो अब इन्हीं सारे फैक्टर्स को देखते हुए जो ये प्रेजेंट केस है ये इंपॉर्टेंट केस बन जाता है क्योंकि इस केस में इवन तो जो अक्यूज था वो यूएपीए के अंदर था लेकिन तब भी सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लेते हुए उसको बेल ग्रांट कर दी। तो अब इस केस में हमारे 3 जज बेंच थी, जस्टिस एन वी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अनिरुद्धा बोस। अब इन तीनों ने ये देखा कि यहाँ का जो यूएपीए का प्रोविज़न है उसको हम किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमें राइट्स दिए गए हैं उसके साथ अमेलगमेट कर सकते हैं। तो हमारे इस प्रेजेंट केस में जो अक्यूज्ड है जिसकी बेल की बात चल रही है वो एक्चुअल में अक्यूज्ड है पाम चॉपिंग केस का। अब ये जो पाम चॉपिंग का केस था ये 2010 का केस था। इसमें हुआ ये था कि एक थोजू पूजा न्यूमैन कॉलेज था, वहाँ के जो प्रोफेसर थे मिस्टर टीजे जोसेफ, उनके राइट पैम को चॉप कर दिया गया था ये 7 गैंग मेंबर द्वारा। अब ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि
जो टीजे जोसेफ जो प्रोफेसर थे, उन्होंने एक क्वेश्चन पेपर बनाया था अपने इंटरनल एग्जामिनेशन के लिए, और उस क्वेश्चन पेपर में उन्होंने एलिजेडली प्रॉफिट मोहम्मद को इंसल्ट किया था। अब इस वजह से ये जो गैंग के मेंबर्स थे, ये लोग इन लोग को गुस्सा आ गया कि आपने ऐसे कैसे प्रॉफिट मोहम्मद की बेइज्जती कर दी, और इस वजह से एक बार उन्होंने एक सुबह इनको पकड़ा, सुबह 8 बजे के आसपास जब ये जा रहे थे, और तब उन्होंने उनका राइट जो पाम था उसको चॉप कर दिया। इस वजह से ये पर्टिकुलर जो हमारा अक्यूज है उसको यूएपीए के अंदर बुक किया गया और उसको जेल में डाल दिया गया। तो अब जो ये पर्टिकुलर अक्यूज्ड है, इसको केरला हाई कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दी थी। अब जब केरला हाई कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दी तो हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करी, और उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने जो ये बेल ग्रांट करा है ये गलत है, क्योंकि हाई कोर्ट ने सेक्शन 43D क्लॉज 5 ऑफ यूएपीए को ध्यान में नहीं रखा। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का जो जजमेंट था उसको देखा, और उन्हें ये समझ में आया कि हाई कोर्ट ने ऐसा इसलिए दिया है क्योंकि जो ट्रायल है वो बहुत ही अनलाइकलीहुड में लग रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया कि ये ट्रायल अभी जाके कंप्लीट अभी होने के इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि हाई कोर्ट ने रीज़न दिया है कि आर्टिकल 21 को अगर हम ध्यान में रखेंगे और उसके साथ साथ अगर हम सेक्शन 43D क्लॉज 5 ऑफ यूएपीए को पढ़ेंगे तो ये हमें समझ में आएगा कि सेक्शन 43D जो है वो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की एबिलिटी है उसको आउस्ट नहीं कर रहा है। वो ये बता रहा है कि हाँ, हमें जनरली बेल ग्रांट नहीं करनी चाहिए अगर प्रीमा फेसी ये समझ में आ रहा है, बट अगर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी प्रोसीडिंग्स नहीं चल रही हैं, बहुत टाइम तक ट्रायल कंप्लीट नहीं होगा, तो उस टाइम पे हम हार्मोनाइजेशन कर सकते हैं। हाई कोर्ट ने ये बोला कि जब हमारी पॉलिसी जो है, लेजिस्लेटिव पॉलिसी जो है, अगर वो सही से चल रही होगी, ट्रायल सब कुछ सही से चल रहा होगा, तो उस टाइम पे हम 43D क्लॉज 5 को ही ध्यान देंगे। पर अगर हम प्रेजेंट केस में देखें जहाँ पर लाइकलीहुड ऑफ ट्रायल बीइंग कंप्लीटेड विद इन अ रीजनेबल टाइम है ही नहीं या बहुत कम है, तो उस टाइम पे हम इसको हार्मोनाइजेशन के तरीके से देखेंगे, और हम ये देखेंगे कि हाँ भाई, बहुत टाइम से इंसान अभी तक बेल नहीं मिली है, जेल में ही है और अभी तो ट्रायल और खिंचेगा, तो उस टाइम पे हम इसको बेल ग्रांट कर सकते हैं। तो हाई कोर्ट ने यही बोला कि अगर जो सेक्शन 43D क्लॉज 5 ऑफ यूएपीए है, अगर वही सोल रीज़न है कि सिर्फ इसी की वजह से हम बेल ग्रांट नहीं कर रहे हैं, तो जब लाइकलीहुड ऑफ ट्रायल बीइंग कंप्लीटेड बहुत ज़्यादा है तो उस टाइम पे हम इसको ओवरलुक कर सकते हैं। तो अब इसी सेम चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने भी अप्लाई किया, और सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि हाँ, क्योंकि लाइकलीहुड ट्रायल के कंप्लीट होने के चांसेस बहुत कम है, इस वजह से हम इस बेल को एक्सेप्ट करेंगे और हाई कोर्ट के डिसीजन को सही मानेंगे। तो अब यहाँ पर हमारे जो एनआईए था, उन्होंने एक केस को साइट किया जो है 2019 का वटाली केस। ये है एनआईए वर्सेस जहूर अहमद शाह वटाली। अब इस केस में ये बोला गया था कि जो प्रीमा फेसी का स्टैंडर्ड ले डाउन किया गया है सेक्शन 43D क्लॉज 5 में, उसमें हमें इलेबोरेट स्क्रूटनी या डिसेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस केस में कोर्ट ने यही बोला कि सिर्फ कोर्ट को इस जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसके वर्ड्स पे रिलाय करना है, और अगर उसके हिसाब से लगता है कि हाँ, यही पर्टिकुलर इंसान ने क्राइम किया है और इस पर्टिकुलर इंसान को बेल नहीं मिलनी चाहिए, तो उस टाइम पे हम प्रीमा फेसी मान लेंगे कि हाँ, इसे बेल नहीं मिलनी चाहिए और हम इसे बेल नहीं देंगे। तो एनआईए ने इसी केस को साइट किया, और क्योंकि 2019 का ही केस था तो इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट भी हो गया। तो अब हमारे प्रेजेंट केस ने वटाली केस को ओवर रूल तो नहीं किया। उन्होंने वटाली केस पे यही कहा कि जो वटाली केस के फैक्चुअल मैट्रिक्स थी वो प्रेजेंट केस से बहुत अलग थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वटाली केस में ये हुआ था कि जो हाई कोर्ट था उसने बेल देने से पहले सारे एविडेंसेस को दोबारा चेक किया, उसने एविडेंसेस को देखा, लोगों को देखा, सब कुछ ये सब किया बेल देने से पहले। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सब हाई कोर्ट का काम है ही नहीं, और आप बेल के टाइम पे ये सारी चीज़ें नहीं देखते हो क्योंकि इनका ट्रायल पे एक असर पड़ सकता है। एंड देयरफॉर जब वटाली केस हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट पे पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डिसीजन को सेट असाइड कर दिया। तो कोर्ट ने कहा कि वटाली केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो बेल को सेट असाइड किया था वो इसलिए किया था क्योंकि हाई कोर्ट ने जो मेथड अपनाया और जो चीज़ें करी वो सब सही नहीं थी, पर क्योंकि वो फैक्चुअल मैट्रिक्स अलग है और प्रेजेंट केस के फैक्चुअल मैट्रिक्स अलग हैं, इस वजह से वटाली केस यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि हमने ना तो किसी एविडेंस को बुलाया, ना तो कुछ ऐसा किया। हाई कोर्ट ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हाई कोर्ट ने सिर्फ आर्टिकल 21 को और सेक्शन 43D क्लॉज 5 ऑफ यूएपीए को, इन दोनों को हार्मोनाइजिंगली पढ़ा और उसी हिसाब से जजमेंट दिया।
कोर्ट ने बोला कि इस प्रेजेंट केस में अभी भी 276 विटनेसेस बाकी हैं जिनको अभी एग्जामिन नहीं किया गया है। मोर ओवर जो मेन चार्जेस थे उनको अभी जाके 27/11/2020 में ही फ्रेम किया गया है। तो अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम तक ये केस खिंच सकता है। और जो ऑलरेडी जो हमारा अक्यूज्ड है वो जेल में है पिछले 5 साल से ज़्यादा में ही। तो कोर्ट ने कहा कि अगर हम ये मानेंगे भी कि हाँ इसने यही क्राइम किया है तो भी उसको 5 से 7 साल की सज़ा मिलेगी, जिसमें से वो ऑलरेडी 5 साल की सज़ा तो काट ही चुका है। तो इस वजह से कोर्ट ने कहा कि इन पर्टिकुलर फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर लाइक्लीहुड ऑफ ट्रायल बीइंग कंप्लीटेड इन रीजनेबल टाइम बहुत ही लो है। इस वजह से यहाँ पर हम हार्मोनाइजिंगली देखेंगे और 21 का ध्यान देते हुए, आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान देते हुए हम यहाँ पर बेल ग्रांट कर देंगे। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डिसीजन को अपहोल्ड किया और जो सेक्शन 43D क्लॉज 5 ऑफ यूएपीए एक्ट है इसको हार्मोनियसली कंस्ट्रक्ट किया और उसी हिसाब से डिसीजन दिया। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।